हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो की शुरुआत जो है ना, मैं एक थैंक्स नोट्स के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि चैनल जो है वो मेरा धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। ठीक है, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियोस को, अच्छे लाइक्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, और व्यूज़ भी अच्छे हो रहे हैं। तो जैसा मैं एक इनिशियल चैनल के साथ होना चाहिए उसके हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। और होपफुली मैं आगे भी जो काम करूँगा वो आपको अच्छा लगेगा। तो तैयार हो जाओ जी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है, न्यूक्लियाई स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पीछे वाले जितने भी चैप्टर्स हमने कर लिए हैं टर्म 2 के लिए, वो सारे के सारे आप देख सकते हो। मैंने इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स और एटम्स और डुअल नेचर, इन सब के वीडियोस कंप्लीट बना दिए हैं, जो कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दें। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी जो भी वीडियोस मैं इनिशियली क्रिएट कर रहा हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर है। चैप्टर के जो मेन कंटेंट है वो हमने उसके अंदर कवर किए। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद आगे नई नई चीजें लेके आएंगे आपके लिए। और अभी हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर न्यूक्लियाई। और बाकी सब लोग जो सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, कर लो भाई। ठीक है, और अच्छे वीडियोस जब आएंगे तो आपको अच्छे से पता लगता रहेगा कि क्या नया आ रहा है। नोटिफाई कर दो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपके लिए भी वो इजी हो जाएगा कि नया वीडियो जब भी जाएगा आपको पता लगता रहे। ठीक है, तो इसी चीज के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, विच इज न्यूक्लियाई। ठीक है, ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसके अंदर हमें ऑब्वियसली सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में ही समझना है कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमने पिछले चैप्टर में जब हमने एटम पढ़ा था, तो रदरफोर्ड मॉडल और बोर्स एटॉमिक मॉडल से हमने उसका एक फाइनलाइजेशन कर लिया था कि हमने न्यूक्लियस किसको कहना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, देखो सबको पता है न्यूक्लियस जो है किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर एक हमारे पास क्या है, एक सेंट्रल कोर है ना। अगर सपोज करो हम ये एक एटम बना रहे हैं, तो एटम के सेंटर में एक कोर है, जो कि कहा जा रहा है कि सारा पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर कंसंट्रेटेड है, और ऑलमोस्ट सारा मास जो है वो उसके अंदर कंसंट्रेटेड है। ये भी हम इसी चैप्टर में आगे बताएंगे कि कैसे सारा मास, हम कहते हैं ऑलमोस्ट सारा मास उसके अंदर कंसंट्रेटेड है, क्योंकि जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं वो दे आर क्वाइट हैवी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, तो इसीलिए ऑलमोस्ट सारा मास भी उसके अंदर कंसंट्रेटेड है। ये कैसे प्रेडिक्ट किया गया था, ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था, जो आप एटम्स वाले चैप्टर के अंदर जो वीडियो है उसको भी देख के अच्छी तरह से सीख सकते हो कि वो कैसे प्रेडिक्ट किया उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस। ठीक है, तो न्यूक्लियस हमने बोला क्या, कि न्यूक्लियस इज अ टाइनी सेंट्रल कोर, ठीक है, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर हम एक एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस न्यूक्लियस के आसपास जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है, जिस चीज के बारे में पढ़ना है उसके बारे में हमने एक डेफिनेशन, यानी न्यूक्लियस के बारे में आपको डेफिनेशन बता। ठीक है, तो देखो एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या पार्टिकल्स हैं, वो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, और वो क्या मतलब करते हैं, क्या उनका रोल है एक एटम के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं कि वो क्या है एक एक करके। ठीक है, एक कंपैरिजन या एक नॉलेज मैंने यहाँ पर उसके बता दिए, क्या है वो आप चेक करो। देखो सबसे पहले एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं तो हमें पॉइंट वाइज चलना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, या ये कहना चाहिए एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, इसको हम पी से या पी प्लस से ऐसे शो करते हैं, ये सबको पता है, स्मॉल पी लेते हैं। और दूसरा न्यूट्रॉन जो है, ठीक है, न्यूट्रॉन जो है वो
अनचार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उनको हम शो करते हैं जनरली n रेज टू पावर ऐसे 0 लिख देते हैं, ठीक है, n0 से शो कर, राइट। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और ये दोनों मिलके, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। उनको बोलते हैं हम क्या, न्यूक्लियॉन्स, ये याद रखना है, ठीक है। आपको ये भी पता है, देखो ये तो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से ही है कि प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज हम कितना लेते हैं, +1 ई के इक्वल लेते हैं। ई की वैल्यू सबको पता है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, जो कि फंडामेंटल चार्ज है किसी भी बॉडी पे, जो किसी भी चीज पे जो एग्जिस्ट कर सकता है, और सबसे छोटा चार्ज है जो एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक तरह से ये चार्ज का बिल्डिंग ब्लॉक है, लाइक एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बेसिकली मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है, एंड दैट टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है तो प्रोटॉन पे बोलते हैं, नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो याद रखना है, अब देखो हमने अभी पहले बोला था मास के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन जो होता है ना, वो स्लाइटली उसका मास थोड़ा सा कम होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, लेकिन इसका जो, इन दोनों का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि देखो आपको इतना पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। थोड़े ज्यादा कम होते हैं, लेकिन फिर वो कब किस कंडीशन में होता है वो भी पढ़ेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो बेसिकली क्या है, अब आप नोट करके देखो, कोई भी किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल ले लो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल सपोज करो हमने सिलिकॉन का लिया, मान लो सिलिकॉन के अंदर होते हैं कितने, 14 उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 14 होता है। तो इसका मतलब उसके अंदर 14 तो हमारे पास प्रोटॉन होंगे, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं इतने ही न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, P+, राइट। और उसके बाद में इतने ही मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बड़ा सिंपल सा सिनेरियो ले रहे हैं आप, ठीक है। अगर ये वाली केस है, ध्यान में रखना जरा, तो इन दोनों का मास जो न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, वो तो कितना हो गया, 14 + 14, ठीक है, और जो भी मास ऑफ प्रोटॉन आता है सपोज करते हैं, ठीक है। अब ये मान के चल रहा हूं दोनों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, से फॉर एग्जांपल, लेकिन ये वाली चीज जो है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 14 ही, लेकिन उनका मास तो इनसे लगभग 2000 टाइम्स जो है वो कम है। फॉर एग्जांपल लिखेंगे 1836 है बेसिकली एग्जैक्ट वैल्यू। तो उसको अगर हम ये मान के चले, तो एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, एक उसका मास बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्यादातर मास है, बेसिकली हम ये मान के चले 99.5% से भी ज्यादा मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए न्यूक्लियॉन्स का मास ही एक्चुअली में मास ऑफ एटम है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमें याद रखना है, ऑलमोस्ट एंटायर मास जो है वो कंसंट्रेटेड है किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। फिर उसका मतलब क्या है कि इन सबका जो मास है वो हम किससे शो करते हैं, एएमयू से शो करते हैं ना, एएमयू से, एटॉमिक मास यूनिट। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने ये मान के चला है, मान के क्या चला है कि बेसिकली हमने फाइंड आउट किया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली 1 एएमयू के इक्वल होता है, नियरली। और वो एग्जैक्ट कितना होता है वो भी हम बात करेंगे जब हम एएमयू वगैरह को पढ़ेंगे, तो वहां मैंने लिखा हुआ है, बताऊंगा कि कितना होता है, ठीक है। तो बात जैसे, चलो यहीं पर ही अगर हम बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन सबको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 है ना, ठीक है। ये 10⁻⁻27 लिखना है आप, ठीक है, -27 के दोनों केसेस में। ऐसे न्यूट्रॉन के अंदर देखो फर्क कहां पर आ रहा है, 1.67 उतना ही है, ठीक है, यहाँ पर 26 है और यहाँ पर 49 है। डेसिमल के 3rd 4th प्लेसेस पे जाके उनकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों मासेस जो है वो नियरली इक्वल ही। बात समझ में आ रही है? ऑलराइट, इसके बारे में देखो, इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, मास नंबर की, ठीक है। अब ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, इनको भी हमें एक बार में यहाँ पर पता लग जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। ये 2-3 छोटी छोटी डेफिनेशन इस स्लाइड में आपके लिए आ रही हैं, इनको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। देखो कि सबसे पहले सबको पता है ये वाली कुछ कुछ चीजें है ना, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये चीजें तो आपके पास 9th-10th में इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास बेसिकली किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। और ये भी आपको पता है जब आपने पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा होगा कि हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अगर किसी भी दो
एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो सेम नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, वो सबका हर एलिमेंट का अलग अलग होती है, वो उसकी यूनिक वैल्यू है और उसी के बेसिस पे ही हमने पीरियोडिक टेबल को भी बना रखा है। ये भी याद रखना है, ठीक है। हमें पता है कि हम इसको किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म जो आप समझ सकते हो वो है मास नंबर। मास नंबर बेसिकली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल हो गए। न्यूक्लियॉन्स क्या? वो पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर, कौन से पार्टिकल्स? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मेक्स द मास नंबर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये भी सबको पता ही था। अगली चीज आती है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्या होती है बेसिकली? हम क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी न्यूक्लियस की कॉम्बिनेशन को शो करने के लिए कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, है ना, उनका सम कितना है, उसको शो करने के लिए हमने एक सिंबल लिया जो बाद में हम किसी भी एलिमेंट का सिंबल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो सकता है? देखो, आपको याद होगा हम इसको ऐसे शो करते हैं ना, ZXA, इस तरह से शो करते हैं, है ना। नंबर आपको पता लग ही गया, ये X जो है किसी भी एलिमेंट को शो कर रहा है या उसके न्यूक्लियाई को शो कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास उसका मास नंबर हो जाता है, ठीक है, और Z जो है वो आपके पास उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ऑलमोस्ट पहले से ही क्लियर थी कि हम किसी का भी सिंबल जो होता है न्यूक्लियाइड का या किसी एलिमेंट का या न्यूक्लियस ऑफ किसी एटम का हम किस तरह से शो कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो बस आप यही समझ लो कि हम रिवाइज कर रहे हैं, अदरवाइज तो ज्यादातर चीजें आपको पता ही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें यहां पर करना है वो क्या है, वो हम बात करेंगे अब आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स की एक एक करके। तो सबसे पहले हम आइसोटोप्स ले रहे हैं, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं सबको मालूम है, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं देखते हैं एक एक करके। यस, तो आगे आपके पास क्या, ये आइसोटोप्स, ठीक है जी। आइसोटोप्स की बात करेंगे तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट। तो एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास, मतलब Z की वैल्यू सेम, ठीक है, और A की वैल्यू डिफरेंट, ठीक है। तो ऐसे एटम्स को क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल्स पे हमने लिखा कि मान लीजिए हमारे पास जैसे कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान में रखिएगा, ऑब्वियसली इसका जो एटॉमिक नंबर है कार्बन का आपको पता 6 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आ रहा, बट इसका मास नंबर 12 हो गया, इसका मास नंबर 14 हो गया। मतलब अगर हम बात करें तो इस वाले कार्बन के अंदर 12 माइनस 6 यानी कि 6 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, और इस वाले के अंदर 14 माइनस 6 यानी कि 8 न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोटोप्स वो होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो सेम होते हैं। यही मतलब हुआ ना, ठीक है, एक ही बात है वो। इसी तरह से हमारे पास हाइड्रोजन के जो है वो आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता ही होगा। एक प्रोटोनियम है जिसका मास नंबर 1 होता है, ड्यूट्रियम है जिसका मास नंबर 2 होता है, और ट्रीटियम है जिसका मास नंबर 3 होता है। लेकिन तीनों केसेस में जो Z है यानी एटॉमिक नंबर है वो 1 ही होता है। ये सबको क्लियर हो गया? तो ऐसे चीजों को बोलते हैं या इन एटम्स को बोलते हैं आइसोटोप, ठीक है। तो हमने ये आइसोटोप क्लियर किया आपके लिए। आगे हम बात करेंगे किसकी? आइसोबार्स की, ठीक है। तो बात करते हैं आइसोबार्स की। अब आइसोबार्स क्या हो गए कि उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है बट मास नंबर जो है वो सेम है, ठीक है। तो उनको आइसोबार्स बोलते हैं। कैसे समझ में आया? जैसे हमारे पास फिर से देखो ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं ना। हमारे पास पहला वाला जो है वो ए को शो कर रहा है, ये जेड को शो कर रहा है, ये ए को शो कर रहा है, ये जेड को, उसी तरह से ये ए हो गया और ये जेड हो गया। तो अगर हम तीनों को देखें, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये
ऑक्सीजन है, ये तीनों अलग अलग एटम है ना, अलग अलग एलिमेंट है। बट तीनों केसेस में आप क्या नोट कर रहे हो, आप नोट कर रहे हो कि ये जो 14 नंबर है विच इज वैल्यू ऑफ ए, ये तो आ रही है सेम, है ना। लेकिन उन सब के अंदर है जो z की वैल्यू है, देखो z तो कभी भी सेम हो ही नहीं सकता, है ना। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करेंगे तो z कभी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर C, N और O है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जब हमने आइसो पहले हमने किया था, क्या किया था हमने, बोलो, आइसोटोप्स किए थे ना। तो जब हमने आइसोटोप्स किए थे तो उसके अंदर हमने ये समझा था कि ये जो Z की वैल्यू है सबके लिए सेम है, तो वो एक ही एलिमेंट को शो कर रहा था, उसमें सारे कार्बन थे या सारे हाइड्रोजन थे जब हमने एग्जांपल दिया था। लेकिन यहां पर एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, उस केस में ये क्या बन गए, आइसोबार्स। क्लियर है। अगले देखो होते हैं जी आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, एक ही बात हमें याद रखना है कि वो एटम्स या वो एटॉमिक स्पीशीज हमने लिखा है यहां पर कि वो एटम्स, वो एलिमेंट्स के एटम्स जिनका सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि Z की वैल्यू डिफरेंट है, ध्यान में रखिएगा, Z की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जो A माइनस Z की वैल्यू है वो सेम होगी, एज सिंपल एज दैट, यही मतलब है। ठीक है, यही न्यूट्रॉन्स को शो करता है। तो कैसे समझेंगे, जैसे एग्जांपल लिया हमने, कार्बन 12 लिया, नाइट्रोजन 13 लिया और ऑक्सीजन 14 लिया, है ना। कार्बन 12 एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, है ना। नाइट्रोजन 13 लिया, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक है, ऑक्सीजन 14 लिया, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ध्यान में रखो क्या हुआ, अब हमारे पास सबका डिफरेंस 12 माइनस 6 6 हो गया, 13 माइनस 7 6 हो गया, और 14 माइनस 8 6 हो गया। यानी कि A माइनस Z की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो हमारे पास हर केस में सेम आते हैं। तो ये तीनों चीजें, तीनों एटम्स क्या कहलाएंगे, इनको हम बोलेंगे आइसोटोन्स, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ neutrons, because they have the same value of A minus Z, and Z is different for each of, right? So these are called isotones. ठीक है, तो आइसोमर्स को देखते हैं। देखो, इसको आपको बड़े अच्छे से समझना है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। यहां पर ये केमिस्ट्री वाले आइसोमर्स नहीं है जो आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, यहां पर हम बात करेंगे उसकी फिजिक्स वाले पार्ट। ठीक है, तो फिजिक्स वाले पार्ट को यहां पर समझना जरूरी है कि उस फॉर्मेशन में हम आइसोमर्स जो है वो किसको कहते हैं। देखो क्या लिखा है कि इन न्यूक्लियर फिजिक्स एनी ऑफ द 2 और मोर न्यूक्लियाइड्स that consist of the same number of protons and neutrons but differ in energy and the manner of radioactive decay, and that exists for measurable interval of time. देखो जी, सीधी सी बात, यहां पर क्या है, यहां पर डिपेंड करता है कि वो यहां पर Z और A दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है, ना Z में ना A में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज किस में आ रहा है, उनकी एनर्जी में। ठीक है, उसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो किस तरह से, कितनी बाइंडिंग एनर्जी है, उसके अंदर जो पूरा क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कैसा हो रखा है। ठीक है, तो वो उस टाइम पे वो जब एक ऐसी स्टेट में होते हैं कि रेडियो एक्टिव डिके जो है उनका हो सकता है, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक कंसिडरेबल टाइम के लिए एग्जिस्ट भी करते हैं, ऐसा, और परमानेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये श्योर है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसी चीजों को या ऐसे न्यूक्लियाइड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि केमिस्ट्री वाला आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, वहां पर आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, है ना। थोड़ी सी चीज बस उसको ये ध्यान में रखते हो कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है कि टोटल चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बदल नहीं रहा है उसके अंदर, उसका सिर्फ अरेंजमेंट बदल रहा है। बट यहां पर भी जो चेंज हमने आइसोमर्स के बारे में समझना है वो यही है कि यहां पर भी Z की वैल्यू या A की वैल्यू बदल नहीं रही है, बल्कि क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियाइड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर वो हो सकता है किसी ऐसे एक्साइटेड स्टेट में हो जहां से वो जब जो है वो रेडिएशंस एमिट करेगा तो वापस जो है अपने
ओरिजिनल स्टेट पे या ग्राउंड स्टेट पे आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी एटम्स या न्यूक्लियोइड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। अब तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट देखो, अब हम जो पढ़ेंगे वो है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये भी हमें ये मालूम है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो एक ऐसी यूनिट है जिससे कि हम मास फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल का, है ना, यही आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल के मासेस को, क्योंकि केजी इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर देम, ठीक है, तो इसीलिए हमने एक नई यूनिट डिफाइन की है। और वो नई यूनिट क्या आई थी कि हम 1 AMU को डिफाइन करेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे, विच इज 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, कार्बन का वो आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास नंबर जो है वो 12 होता है। ठीक है, और उसका जब हम 1/12 कर देंगे तो दैट 1 पार्ट इज टेकन एज कितना, 1 AMU। ठीक है, तो मास ऑफ C12 जो है वो लिया 1.992678 इंटू 10⁻⁻26, ये पार है। ठीक है, 10⁻⁻26 kg ये होता है। जब हमने इसका 1/12 किया डिवाइड करके तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। ठीक है, विच इज 1.660565, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27 kg। और आप अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू लेते हो ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। जब आप किसी प्रोटॉन का मास जो है वो आप लिखते हो तो आप इतना ही मास लिखते हो। न्यूट्रॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही लिखा जाता है, क्योंकि वो भी आगे जाके इन प्लेसेस पे ही चेंज होता है, पहले वैल्यू उनकी सेम है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनको दोनों को सेम वैल्यू जो है वो ले सकते। तो अगर हम जैसे AMU की टर्म में देखें, प्रोटॉन का मास जो हो गया वो 1.0073 AMU हो गया, न्यूट्रॉन का 1.0086। तो आप ये नोट करो, देखो ये थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे जाके वैल्यू जो है वो इनकी चेंज हो रही है। ठीक है, और AMU अपने आप में ही बहुत छोटी यूनिट है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होती है। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, देखो यहाँ पर 1 2 है ना, डेसिमल के बाद एक 1 पॉइंट भी है इधर, तो यहाँ पर तो डेसिमल के बाद में 0 पॉइंट है, 3 चौथे और 5वें पोजीशन पे वैल्यू जो है डिजिट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसी से हमें साफ पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ proton and neutron. So that is why we say almost entire mass of atom is concentrated in the center, that is the nucleus. ठीक है, तो almost entire ही हो गया, क्योंकि 99.5 क्या 99.89% जो मास है वो बेसिकली न्यूक्लियॉन्स का ही है, जो सेंटर के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर। क्लियर होगी बात ये वाली हमारी। तो देखो बेटा, अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर साइज की। न्यूक्लियस का साइज किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो साइज इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने जो है वो न्यूक्लियॉन्स हैं। जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे या जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही उसका साइज बड़ा होगा, है ना। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखेंगे कि अगर जैसे सपोज करके देखें, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आराम से यहां पर सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर मैं ये बोलूं कि एक हमारे पास ZXA कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी भी एटम का कोई भी न्यूक्लियस जो है वो ZXA से शो किया जाता है, तो जो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, है ना, न्यूक्लियॉन्स होंगे, वो किसके इक्वल होंगे, वो मास नंबर के इक्वल होंगे। और मास नंबर किसके इक्वल होता है, वो A के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज, अगर सपोज करो हम R ले लें, रेडियस किसका, न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर हम R ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें इस बात को समझना है कि ये जो न्यूक्लियस होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, है ना, जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो या किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए इस A के मास नंबर के, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के। तो इसी से हम न्यूक्लियर साइज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो अभी आपके सामने आ रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, 4/3 पाई R क्यूब के इक्वल हो गया, प्रोपोर्शनल टू आ गया A। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से
आर क्यूब अगर देखेंगे तो वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, मैं उधर लेके जाऊं अगर इन वैल्यूज को तो 3/4 पाई हो जाएगा, और ए ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक है। तो आपको क्या पता लगा कि अगर हम यहां से देखें आर की वैल्यू को, तो आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा 3⁴ पाई, इसकी पावर अगर हम 1/3 कर दें और ए की पावर 1/3 कर दें, ठीक है। तो एक तरह से ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, a⁴ यहां पर बेटा हम एक कांस्टेंट जो है वो यूज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आर नॉट होती है, आर नॉट a⁴ आ गया। यहां पर आर नॉट को हम बोलते हैं इंपेरिकल कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, इंपेरिकल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है जी 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, विच कैन बी रिटन एज 1.2 फर्मी, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया यहां से कि किसी भी जो न्यूक्लियस है उसका साइज जो होगा वो कुछ फर्मी होगा, है ना, ध्यान में रखें, ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर। तो हम जैसे ही यहाँ पर ए की वैल्यू डालते रहेंगे, किसी भी एटम का मास नंबर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे यहाँ पर, तो हम आर की वैल्यू, उसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं। रेडियस का मतलब क्या हो गया, उसका साइज हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वे बाय विच वी कैन फाइंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी की, कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और एंड ऑफ द टॉपिक पे आपको ये पता लगेगा कि डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई इज सेम। हम यहां से इसको कैलकुलेट करें, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी चीज की डेंसिटी निकालनी हो तो किसके इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर क्या आएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस आएगा, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आएगा। अब इन दोनों चीजों को कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है, अगर हम बात करें मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली मास ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स हो गया, ठीक है। हमने ये भी अभी पहले पढ़ा था कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल ही होता है ना, ये हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। और इसको हम सपोज करो m लेट कर लेते, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो टोटल मास आ जाएगा, ठीक है, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस या ऑल द न्यूक्लियॉन्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए, m टाइम्स a के इक्वल होना चाहिए। a क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो गए, मतलब उसका मास नंबर हो गया, तो एक का मास इतना और सबका कितना, तो मल्टीप्लाई कर दिया, m इंटू ए के इक्वल आ गया। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, जो है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालेंगे, वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल, है ना। और हमने अभी डिराइव किया था जब हम साइज निकाल रहे थे न्यूक्लियस का, कि आर की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, r0 a⁻⁴ है ना, यही वैल्यू थी। तो आपके पास ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है 4/3 पाई r0 a⁻⁴ का क्यूब हो गया, है ना, यही आई वैल्यू। तो वी हैव वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई, ठीक है, r0 का हो गया क्यूब, ठीक, और a की पावर हो गई 1, सिर्फ ये वॉल्यूम आ गया आपके पास। तो अब आपके पास मास भी हो गया, ठीक है, और आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम भी हो गया। तो अब आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसकी डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी आएगी, देखो यहां पर देखते हैं। अब अगर हम डेंसिटी कैलकुलेट करें तो ये इस वैल्यू के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये दोनों चीजें, तो आपने ma यानी कि मास को डिवाइड किया वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम था 4/3 पाई r0 क्यूब a, ये आपके पास कैंसिल हो जाता है, और ये वैल्यू देखो, दिस विल बी 3m अपॉन, ये 3 ऊपर चला गया, 4 पाई r0 क्यूब, है ना। ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अब आप नोट करो, मास जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है,
और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये नंबर्स है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या आती है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है ना। तो हमें ये पता लग गया कि डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई जो होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज। साइज पे नहीं फर्क पड़ रहा है डेंसिटी का, वो क्योंकि जैसे जैसे उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट आएगी, और ये वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2.30 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी। ठीक, तो वी लर्न दैट ऑल द न्यूक्लियाई हैव द सेम डेंसिटी विच इज approximately 2.30 into 10⁻7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज द न्यूक्लियर फोर्स और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन में द न्यूक्लियर फोर्स इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, दैट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड होल्ड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस। है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया, देखो आप एक चीज अपने दिमाग में बनाओ, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं बहुत सारे। न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोटॉन्स लाइक चार्जेस हैं, फिर भी वो एक दूसरे के साथ एक छोटे से हिस्से में जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, तो वो दूर नहीं जाते या रिपेल नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई और फोर्स है विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्ज प्रोटॉन्स, ठीक है, जो कि उन न्यूक्लियॉन्स को साथ में बाइंड करके रखता है। ठीक है, उन फोर्सेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज जब हम एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें और कुछ फैक्ट सामने आएंगे इसके बारे में, वो हम एक एक करके उसी में ही इसके नेचर के बारे में और बाकी फैक्ट्स के बारे में जो है वो क्लियर करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्या है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट। ऑलराइट, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या, तो इस स्लाइड में हम 3-4 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। टोटल 8-10 प्रॉपर्टीज है हमारे पास, वो एक एक करके हमें पता लग जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है वो क्या है, उसको समझते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, राइट। स्ट्रॉन्ग क्या, बेसिकली स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर, राइट। इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 100 टाइम्स होती है कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा। यानी कि जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्सेस है, न्यूक्लियर फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है, तो उनका अट्रैक्शन जो है, जो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है, उससे 100 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए अगेंस्ट दैट रिपल्शन वो वहां पर वर्क कर पाते। ठीक है, तो पहली चीज तो हमारे पास यही होगी, यानी कि दे आर रेस्पॉन्सिबल टू बाइंड ऑल द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। दूसरी बात, ये अभी जैसे हमने किया, ये मेनली एक अट्रैक्टिव फोर्स है अप टू द न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसी डिस्टेंसेस के अंदर अंदर ये एक अट्रैक्टिव फोर्स। एक ग्राफ हमने क्रिएट किया है, देखो यहां पर इस ग्राफ के अंदर हाथ में क्या रखना है, देखो ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया है कि डिस्टेंस के साथ न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन बनाया। तो जब हम न्यूक्लियर डिस्टेंसेस के अंदर आते हैं तो देखो आप नोट कर रहे हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनकी उसकी वैल्यू कम होती जाती है ना, यही दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, देखो न्यूक्लियर फोर्स ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे इस पोर्शन को अब आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग ग्राफ जो है वो आपको दिखाई दे रहा है बिटवीन दिस पर्टिकुलर वैल्यू विच इज अराउंड 0.5 फर्मी एंड ये 3 फर्मी है बेसिकली। तो 1 फर्मी और 3 फर्मी के बीच में ये फोर्सेस जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव फोर्सेस है। अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव होते हैं, है ना, किसी भी चीज के अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव और
स्ट्रॉन्ग पीक दिखा रहा है और इस रीजन में दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फोर्सेस जो है न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। बहुत का मतलब यहां पर यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। दैट इज वाई वो न्यूक्लियंस को बाइंड कर सकता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, अगर ये फोर्स जो है वो इससे ज्यादा या इससे कम होगा तो आप देखोगे स्ट्रांगली रिपल्सिव हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांगली बहुत तेजी से देखो आप, ये ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है यहाँ। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। एक बात ये समझेंगे, और ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। और नेक्स्ट जो है हमने यहां पर इसी स्लाइड में समझना है तीन चीजें बेसिकली। न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड फोर्स, ये तीन चीजों को हम यहां पर समझेंगे कि न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने यहां पर चीज समझनी है कि हमने क्या बोला है कि ये क्या है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, देखो हमारे पास दो पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, एक तो है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो ये क्या कह रहा है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो इक्वली स्ट्रांग होते हैं। ठीक है जी, ये इक्वली स्ट्रांग होते हैं, यानी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, वो चार्ज है या नहीं है, या क्या उसके ऊपर चार्ज है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर। क्लियर होगी बात? तो ये पहली चीज हमें समझ। दूसरी चीज, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स अभी मैंने आपको डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में कि एक्चुअली में ये न्यूक्लियस के अंदर 0.1 फर्मी और 3 फर्मी के बीच में जब होते हैं तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है, विद इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ही ये काम कर पाते, विद इन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ही ये काम कर पाते हैं। अगर डिस्टेंस उससे ज्यादा होगा तो दे विल बी स्ट्रांगली रिपल्सिव, इवन अगर उससे कम होगा तब भी वो स्ट्रांगली रिपल्सिव ही हो जाएंगे, सिर्फ उस पर्टिकुलर रेंज में ही वो अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी मतलब हो गया कि वो जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन होगा वो अपने पड़ोसी के साथ, अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ ही इंटरैक्ट करेगा और इंटरैक्ट करके उसको होल्ड करके रखेगा। इट्स लाइक जब हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं तो वो अपने सबसे नियरेस्ट जो एटम होते हैं पड़ोसी वाले, उनके साथ ही पहले बॉन्ड बनाता है, दूर वाले के साथ नहीं। सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स में जो पार्टिकल होते हैं वो जो नियरेस्ट पार्टिकल होगा उसी के साथ ही अपनी इंटरेक्शन ज्यादा शो करेगा। ठीक है, और उसी के साथ ही वो अट्रैक्शन जो है वो शो करेगा। ऐसे ही सारे एक दूसरे के साथ नियरेस्ट के साथ करते रहते हैं, जिसके कारण कि वो एक दूसरे के साथ बाउंड रहते हैं परमानेंट। ठीक है, दूसरा एक ये सैचुरेटेड फोर्स है। सैचुरेटेड फोर्स का मतलब क्या हो गया कि इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, तो उस मैक्सिमम वैल्यू के बाद जो हमने नियरली 3 फर्मी की वैल्यू बोली है, वहां के बाद में इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, या फिर क्या बोलना चाहिए, ऐसे भी नहीं, अगर मैक्सिमम वर्ड ना भी यूज करें, हम यहां पर ये बोलना चाहते हैं कि ये उसी रेंज के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, बेसिकली सैचुरेटेड है। ठीक है, उससे बाद उसकी वैल्यू का कोई इफेक्ट जो है वो आता नहीं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही डिस्टेंस 3 फर्मी के आसपास आता है वो एकदम जीरो हो जाता है। ठीक है, और जीरो मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये याद रखना है कि ये एक पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में ही वो वर्क करता है। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में भी बात करेंगे कि एक्सचेंज फोर्स कैसे होते हैं। ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ये भी आपके लिए नई चीज हो जाएगी। ठीक है, और ये स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो कि ये एक्सचेंज फोर्स है, बहुत अच्छी सी चीज होती है, ध्यान में रखना। एक साइंटिस्ट थे जापानीज, ठीक है, युकावा। तो युकावा ने अपनी एक थ्योरी दी थी न्यूक्लियर फोर्सेस को लेके। उसने क्या बोला था, जरा समझना, इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली में अगर कोई भी न्यूक्लियॉन ले लेते हैं,
ठीक है, ये मान लो एक न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियन प्रोटॉन बनेगा या फिर न्यूट्रॉन बनेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसके आसपास एक क्लाउड क्रिएट होता है एक पार्टिकल्स का, जिनको हम पाई मैसन्स बोलते, ठीक है। अब ये पाई मैसन्स जो है, ठीक है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये क्या बन रहा है, पार्टिकल प्रोटॉन बन रहा है या फिर न्यूट्रॉन बन रहा है। अगर वो क्लाउड जो है पाई 0 का है तो वो न्यूट्रॉन बन जाएगा, अगर पाई पॉजिटिव का है तो वो क्या बन जाएगा, प्रोटॉन बन जाएगा। अच्छा, मैसन्स जो है वो एक और टाइप के भी होते हैं, ध्यान में रखना, एक नेगेटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव मैसन भी होते हैं। तो क्या बोला गया कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक पार्टिकल है और दो पार्टिकल जो है, एक्सचेंज कैसे हो रहा है ये बता रहा हूं कि अगर जैसे सपोज करो एक हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, उस प्रोटॉन के अंदर अगर हम पाई मैसन का क्लाउड जो है वो ऐड होना शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट। और एक न्यूट्रॉन के अंदर अगर हमारे पास पाई पॉजिटिव जो है वो ऐड हो जाता है पाई मैसन, तो वो बेसिकली एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो। तो हमें क्या दो बातें समझनी है, एक तो जितने भी न्यूक्लियॉन्स है वो परमानेंटली प्रोटॉन या परमानेंटली न्यूट्रॉन नहीं है, दे आर चेंजिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज ऑफ द पाई मैसन्स, नंबर 1। नंबर 2, ये जो पाई मैसन्स होते हैं, ठीक है, ये जिसके साथ एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो एक तरह से वो उनके साथ एक इंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं एक्सचेंज का, ठीक है। तो वही एक्सचेंज जो है वो एक वैलिडिटी है जिसके कारण वो एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनफैक्ट। तो इस चीज को याद रखना है कि इट इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड पाई मैसन विच मेक द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस विद इन द न्यूक्लियस, ये याद रखना, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और जब हायर आप स्टडीज में जाओगे तो इसके बारे में या इस फील्ड में अगर आप गए तो आपको पता लगेगा कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाए, ठीक है। कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर और पार्टिकल है, ठीक है। आपको अब ये भी पता लगेगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन होते हैं उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको क्वार्क्स बोलते हैं। क्वार्क्स भी दो टाइप के होते हैं, अप क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क होता है, उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले पार्टिकल्स बनते हैं। और फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट और पता लगा कि एक पाई मैसन नाम की भी चीज होती है जिनका क्लाउड जो है ये डिसाइड करेगा कि वो जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियन है वो प्रोटॉन बनने वाला है या न्यूट्रॉन बनने वाला है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, मजा आता है, ठीक है। आगे देखो, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस है। देखो अगर आपने चार्जेस के बारे में पढ़ा था, चार्जेस में क्या पढ़ा था आपने कि एक चार्ज अगर Q1 है, एक चार्ज अगर Q2 है, तो अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेंगे, अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इसी लाइन के अलोंग जो है वो रिपेल करेंगे, यानी कि वो सेंट्रल फोर्सेस है, यानी कि दे एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइन ऑफ देयर सेंटर्स, ठीक है। लेकिन ये जो है नॉन सेंट्रल फोर्सेस है क्योंकि ये एक्सचेंज फोर्सेस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जरूरी नहीं है कि दो अगर हमारे पास न्यूक्लियॉन्स है तो वो ये फोर्स इधर ही लगे ये इधर ही लगे, नो ऐसा नहीं होगा। ये भी ऐसे भी हो सकता है, ये फोर्स इधर लगा रहा है ये इधर लगा रहा है, बट दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ये फोर्सेस इस तरह से लगते हैं कि वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उस इंटरैक्शन की वजह से ही इनके बीच में ये न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। तो हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्सेस नॉन सेंट्रल होते हैं, दे डू नॉट एक्ट अलोंग द लाइन ऑफ जॉइन ऑफ देयर सेंटर्स, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी जो अब आप पढ़ रहे हो कि न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। स्पिन डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया, देखो ये जितने भी न्यूक्लियंस हैं उनके मतलब क्या बोला गया कि है उनकी जो स्पिन होती है जिसको हम पैरेलल स्पिन कहते हैं, इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन्स। यानी कि देखो वो आपको पता है ना, जितने भी सब एटॉमिक और
पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक स्पिन होती है ना, आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी ये वाली चीज पढ़ी। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर तो दोनों की पैरेलल स्पिन है, मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों पार्टिकल स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा। और अगर उनकी एंटी पैरेलल स्पिन है, यानी एक एक तरफ स्पिन कर रहा है, दूसरा दूसरी तरफ स्पिन कर रहा है, तो उस केस में उनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो कम होगा। तो इसके बाद में बच्चों बात करेंगे एक नई चीज की जिसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, तो मास डिफेक्ट समझते हैं कि क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर ये एक डिफेक्ट आता है। ठीक है, वो डिफेक्ट क्या होता है उसके बारे में अब यहां पर डिस्कस करेंगे। देखो एक एक करके। तो मास डिफेक्ट में देखो क्या बोला गया कि एक्चुअली में एक बड़ी सिंपल सी चीज समझो। मान लो हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है ZXA, ठीक है, और उसके अंदर है ना जो मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो अगर होना चाहिए कि बेसिकली एक्सपेक्टेड, एक तरह से देखा जाए एक्सपेक्टेड मास कितना होना चाहिए कि उसके पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनटू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस जितने भी उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होना चाहिए ना। ये टोटल एक्सपेक्टेड मास है। और अगर हम यहां पर लेके चलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस, जब हम मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड आउट करते हैं सपोज करो कोई भी, तो हम ये बोलते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है वो लेस आती है देन दिस मास। ठीक है, तो ये बड़ी थोड़ी सी अजीब बात लगी, लेकिन बाद में जब हमें पता लगा कि एक्चुअली में जब ये न्यूक्लियॉन्स जो है वो बाइंड करते हैं एक दूसरे के टाइम पे, तो वो कुछ रेडिएशंस एमिट करते हैं या कुछ एनर्जी एमिट करते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस का मास जो होता है कॉम्बिनेशन के बाद में वो कम हो जाता है देन द एक्सपेक्टेड मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस डिफरेंस को ही हम मास डिफेक्ट। क्लियर होगी बात। So mass defect is the difference between the rest mass of the nucleus and the sum of the rest masses of its protons and neutrons, right? Reason भी clear हो गया कि actual mass is different from the masses of the components is because some of the mass is released as energy when protons and neutrons bind in the atomic nucleus. ठीक है, therefore the mass defect results in the lower than expected mass. The mass defect follows the conservation laws. देखो अब इसमें क्या समझना है, कंजर्वेशन लॉस का मतलब यहां पर है, देखो आपने आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन पढ़ी थी ना कि डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर के इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मास है ना, जो यहां पर मास डिफेक्ट है, जितना कम हुआ उतने ही कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। आइंस्टाइन ने बोला था कि मास एंड एनर्जी दे आर नॉट कंजर्व्ड इंडिविजुअली बट कंजर्व्ड एज अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। यानी मास और एनर्जी कंबाइन होके तो कंजर्व्ड हैं, स्पेशली इन सब एटॉमिक और एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, वो इंडिविजुअली कंजर्व नहीं है। क्लियर होगी बात। तो दिस इज द मास दैट डिसअपीयर, दिस इज द एनर्जी दैट अपीयर। सो अगर वहां पर कुछ होता है तो मास एनर्जी का कॉम्बिनेशन का अमाउंट जो है वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ मास डिफेक्ट का। अब इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड, इसी चीज के ऊपर बेस्ड हम इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं अब देखते हैं। तो देखो कैसे है मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, वो अभी हम चेक करते हैं कैसे। सेम चीज है, मैंने आपको बताया हमारा बेसिक तो यही है जो हमने किया था, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इसका बन जाएगा। इन्हीं की वैल्यूज को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, आप नोट करो। अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है ना, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, Z होंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस Z होंगे। अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन ले रहा हूं, इसको अगर मान लो MP से दिखा दूं, है ना, मास ऑफ न्यूट्रॉन ले रहा हूं, इसको मैं MN से दिखा दूं, मास ऑफ न्यूक्लियस ले रहा हूं, M कैपिटल N से दिखा दूं, ठीक है। तो अब जब हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, बात समझ में आ रही है। हमारे पास जो एक्सपेक्टेड मास आ गया वो कितना आ जाएगा, वो होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, Z के इक्वल, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन MP हो गया,
अब प्लस कर दिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि a माइनस जेड होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मास ऑफ न्यूट्रॉन से जो कि एम एन के इक्वल हो गया, ये एक्सपेक्टेड मास है। मास ऑफ द न्यूक्लियस हमने एम एन लिया, तो इसका मतलब जो आपके पास मास डिफेक्ट आया वो किसके इक्वल आ गया, ठीक है, दिस माइनस, है ना, यानी कि इसको हम डेल्टा किससे दिखा सकते हैं, एम से दिखा सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, z टाइम्स एम पी प्लस ए माइनस जेड टाइम्स एम एन, ठीक है, और इनका सम एक्सपेक्टेड मास माइनस द मास ऑफ द न्यूक्लियस विच इज एम। तो दिस इज द मास डिफेक्ट। और ये ध्यान में रखिएगा, ये जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, हम एएमयू में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान में रखना, एएमयू के अंदर, एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही हम ये वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास डिफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं अभी हम, राइट। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज बेसिकली कि न्यूक्लियॉन्स जो है वो किस तरह से अरेंज होते हैं न्यूक्लियस में, ये हमें इससे यहां पर पता लगा, ठीक है। और इट इज द रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट टू द न्यूक्लियॉन्स, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसके इक्वल आ रहा है, रेशियो ऑफ मास डिफेक्ट, यानी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब कि उसका मास नंबर। तो दिस रेशियो इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और ये क्या रिवील कर रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से न्यूक्लियॉन्स अरेंज है, ये हमें पता है, लगता है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर्मूला मैंने बताया डेल्टा एम बाई ए के इक्वल मास डिफेक्ट पर यूनिट मास नंबर, क्लियर है। अब देखो हम लोग समझेंगे बेटा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, नाम से ही पता लग रहा है ये वो एनर्जी है जिससे न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं बाइंड होते हैं टुगेदर, है ना। या फिर जब हम इसको टेक्निकली डिफाइन करते हैं तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि बेसिकली किस तरह से क्या बोलना चाहिए, मान लो देखो आप इस चीज को ऐसे समझो, अगर सपोज करो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये उसके अंदर जो है न्यूक्लियॉन्स है, ये किस तरह से बाइंड होंगे, जितनी एनर्जी उनको चाहिए होगी उतनी ही उनको सेपरेट करने के लिए भी चाहिए होगी ना, इतना दूर सेपरेट करने के लिए कि वो आपस में कभी भी इंटरेक्ट ना कर पाए। तो जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही, क्योंकि वो ऑलरेडी बाइंड है, बात समझ में आई, वो ऑलरेडी बाइंड है, तो अब हमने वो एनर्जी जो कि उनको सेपरेट करने के लिए चाहिए उसको कैलकुलेट किया एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ऑब्वियसली वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी, उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी जितनी एनर्जी से वो बाइंड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट एन एटॉमिक न्यूक्लियस completely into its constituent protons and neutrons, or equivalently the energy that would be liberated by combining the individual protons and neutrons into the single nucleus। तो यही चीज हमने आपको क्लियर करी है, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। जब हम इसकी फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला देखो आपको बताया था, मास डिफेक्ट के लिए हम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंसी यूज करेंगे। अगर हम डेल्टा ई की वैल्यू आप निकालेंगे तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कैसे बनी, ये उसी मास डिफेक्ट के कारण बनी है जो हमने फाइंड आउट करा। तो आपने वो मास डिफेक्ट यहां पर कैलकुलेट करना है जो कि z टाइम्स एम पी प्लस ए माइनस जेड टाइम्स एम एन, ठीक है, और माइनस किसके इक्वल था, m कैपिटल एन यानी कि मास ऑफ द न्यूक्लियस। इस पूरे को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, बोलो, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की आ जाएगी। यहां पर एक चीज और याद भी रखनी है आपने, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम डेल्टा ई को डायरेक्टली डेल्टा एम को 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट वैल्यू आए। इस केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारे मासेस को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो आपको एसआई यूनिट्स में मीटर पर सेकेंड में ही लेनी पड़ेगी, तो इसलिए आपको सब कुछ एसआई में करना पड़ेगा, जिससे ये वैल्यू जो आपको मिलेगी फिर जूल्स में मिलेगी। बात समझ में आ रही है। तो बेटर तरीका क्या होता है कि हम
इस मास डिफेक्ट को 931 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू आ जाती है। और तो अगर बाई चांस अगर आपको मान लो इसको जूल्स में निकालना है तो क्या करोगे, ये 931 था ही, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जूल्स में कन्वर्ट, मेगा मीन्स 10⁻6 होता है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, -19 होता है, तो मेगा में क्या हो जाएगा, -13। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, तो इसके साथ ही बेटा ये खत्म हो जाता है ये वाला यूनिट। न्यूक्लियस में आपको इतना ही पढ़ना है, इतने ही टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। और इतना ही हमारा सिलेबस है फिलहाल के लिए। तो बहुत इजी पार्ट था हमारे पास ये, बहुत कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी थी। होपफुली आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस हमारे पास खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में, ठीक है। एक लास्ट यूनिट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमें करना है इस टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो वो करेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को रेकमेंड करो, ठीक है। उनको भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्योंकि मुझे ही मजा आएगा काम करने के लिए, ठीक है। राइट जी, बाय।